हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द की ऑफ मैथमेटिक्स क्लासेस में। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किए गए कक्षा 10वीं के विज्ञान का ऑब्जेक्टिव सेक्शन का सॉल्यूशन। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते बिना देर किए। तो हम लोग का पहला प्रश्न है बच्चों कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। तो बच्चों, एक नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? डी हो जाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो नंबर क्वेश्चन कहता है आपको कि निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो आंसर हो जाएगा आपका इसका उत्तल दर्पण की। किस दर्पण की? तो उत्तल दर्पण की जो है फोकस दूरी आपका क्या हो जाएगा? धनात्मक होती है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगा आपका? धनात्मक होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का हम लोग देखते हैं सही आंसर क्या होता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि किस वर्ण का तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है? तो बच्चों, सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य आपका लाल रंग का होता है। तो किसका होता है बच्चों? तो लाल रंग का होता है। तो सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य किसका होता है? तो लाल रंग का होता है। ठीक है, 4 नंबर प्रश्न देखते हैं। तो 4 नंबर प्रश्न कहता है आपको, 4 नंबर प्रश्न में कहता है आपको कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के किस भाग पर बनता है? तो बच्चों, आपका इसका आंसर हो जाएगा रेटिना पर। किस पर बनता है? तो रेटिना पर। किस पर बनता है? रेटिना पर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? तो बच्चों, 5 का आंसर हो जाएगा डी यानी निर्वात में। ठीक है, उसके बाद 6 नंबर का हम लोग आंसर देखने वाले हैं। तो 6 नंबर का हो जाएगा आपका, 6 नंबर का हो जाएगा दूरदृष्टि वाला नेत्र साफ साफ देख सकता है। दूरदृष्टि वाला जो है नेत्र साफ साफ देख सकता है दूर की वस्तुओं को, है ना। तो दूर की दूरदृष्टि वाला नेत्र साफ साफ देख सकता है दूर की वस्तुओं को। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है, परिवर्तित किरण पुंज होगा। तो ये हो जाएगा आपका 7 नंबर का, 7 का हो जाएगा ए अभिसारी। 7 का आपका हो जाएगा ए अभिसारी। 7 का हो जाएगा क्या आपका? अभिसारी हो जाएगा। ठीक है, एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है तो परिवर्तित किरण पुंज होगा अभिसारी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है आपको, क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है कि यदि एक प्रिज्म से एक वर्णीय किरण गुजरे तो इसका क्या नहीं होगा? तो यदि एक प्रिज्म से एक वर्णीय किरण गुजरे तो इसका क्या नहीं होगा? तो इसका क्या नहीं होगा बच्चों? तो 8 का हो जाएगा इसका, तो वर्ण विक्षेपण की क्रिया नहीं होगा, यानी कि इसका हो जाएगा आपका 8 का सी हो जाएगा आपका। 8 का क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा आपका सही आंसर। ठीक है, 8 का क्या हो जाएगा बच्चों? सी हो जाएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहता है आपको? क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है वायु में कांच के उत्तल लेंस की वायु में शक्ति होती है धनात्मक। क्या होती है? धनात्मक होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर हम लोग प्रस्थान करें। तो 10 नंबर में कहता है कि जल की एक गोलीय बूंद में व्यास के अनुदिश आपतित किरण का कितनी बार अपवर्तन होगा? तो 2 बार हो जाएगा। कितनी बार होगा बच्चों? तो 2 बार हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है आपको, स्विच लगाए जाते हैं गर्म तार में। कहाँ लगाया जाता है बच्चों? तो गर्म तार में। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं जूल प्रति कूलम। तो जूल प्रति कूलम आपका वोल्ट होता है। जूल प्रति कूलम क्या होता है आपका? वोल्ट होता है। जूल प्रति कूलम क्या होता है आपका? वोल्ट होता है। तो यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग देखते हैं। तो 13 नंबर में कहता है चुंबकीय क्षेत्र का SI मात्रक होता है। चुंबकीय क्षेत्र का SI मात्रक होता है आपका टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र का SI मात्रक क्या होता है? टेस्ला। ठीक है, उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है विद्युत घंटी विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती है? 14 नंबर में जो है आपको कहता है विद्युत घंटी विद्युत धारा के किस प्रभाव पर काम करती है ना। विद्युत घंटी आपका जो है विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती है? तो 14 का हो जाएगा बच्चों सी चुंबकीय प्रभाव पर। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 15 नंबर क्वेश्चन कहता है आपको, 15 नंबर क्वेश्चन कहता है डायनेमो
डायनेमो बदलता है किसमें, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यानी कि 15 का हो जाएगा बी। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 16 नंबर क्वेश्चन कहता है आपको अपवर्तनांक का रंग पर निर्भर करना कहलाता है। 16 नंबर का हो जाएगा बच्चों, तो अपवर्तनांक का रंग पर निर्भर करना कहलाता है वर्ण विक्षेपण। तो 16 का हो जाएगा डी। 17 नंबर का देखिए, एक मोटर कार के पक्षदर्शी दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है। 17 नंबर का हो जाएगा आपका ए, यानी कि वस्तु से छोटा। चलिए 18 नंबर देखते हैं हम लोग। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान हो जाता है। इसका हो जाएगा सही आंसर आपका सी हो जाएगा। 18 का क्या हो जाएगा बच्चों, सी हो जाएगा। 18 का सी हो जाएगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 19 नंबर क्वेश्चन, तो 19 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या करना है बच्चों, तो एक अवतल दर्पण के ध्रुव एवं फोकस के ठीक मध्य स्थित बीम के लिए आवर्धन होगा। तो 19 नंबर का हो जाएगा बी, 2 हो जाएगा। 19 नंबर का क्या हो जाएगा आंसर, 2 हो जाएगा। 20 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपको। 20 नंबर का क्वेश्चन कहता है आपको जीवाश्म ईंधन के जलने से किनके ऑक्साइड उत्पन्न होते हैं। 20 नंबर का हो जाएगा डी, यानी सल्फर का भी होगा, कार्बन का भी होगा, नाइट्रोजन का भी, तो डी हो जाएगा। 20 का क्या हो जाएगा बच्चों, तो डी हो जाएगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो कहता है विद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है। विद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है, तो 21 नंबर का हो जाएगा ए, ओम मीटर। 21 नंबर का हो जाएगा ओम मीटर। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर का एसआई मात्रक होता है। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर का एसआई मात्रक होता है 22 का सी, वेबर। ठीक है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 23 नंबर क्वेश्चन, तो 23 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है आपको, 23 नंबर में कहता है आपको समांग माध्यम से प्रकाश गमन करता है। तो इसका हो जाएगा सही आंसर सरल रेखा में। चलिए 24 नंबर का देखते हैं हम लोग। 24 नंबर में कहता है आपको यदि एक प्रिज्म से एक वर्णिक किरण गुजरे तो इसका नहीं होगा। तो 24 का हो जाएगा आपका ए, यानी कि वर्ण विक्षेपण नहीं होगा। चलिए 25 का देखते हैं। तो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है। तो 25 का हो जाएगा बच्चों सी। तो 25 का हो जाएगा सी, यानी 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। चलिए तो 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन कहता है आपको कि एक घोल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो घोल का पीएच मान क्या होगा। यानी 26 नंबर का आपको आंसर हो जाएगा 26 का आंसर हो जाएगा आपका ए। 26 का आंसर क्या हो जाएगा आपका ए, यानी कि 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों, तो 2 हो जाएगा। 26 का हो जाएगा 2, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 27 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। लोहे की परमाणु संख्या है 26। लोहे की परमाणु संख्या कितना हो जाएगा, 26, यानी कि आपको जो है बी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। 28 नंबर क्या कहता है, सल्फर परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। सल्फर परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। तो 28 का हो जाएगा बच्चों सी आंसर, यानी 6 इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में होता है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 29 नंबर क्वेश्चन का कहना है कि एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया कहलाती है। 29 का आंसर हो जाएगा बी, एनोडीकरण। ठीक है। 30 नंबर देखिए, कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। तो 30 का हो जाएगा बच्चों सी, यानी C2H4। तो C2H4 को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, तो हम लोग बोलते हैं इसको एसिटिलीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एसिटिलीन। ठीक है। चलिए 31 नंबर प्रश्न देखते हैं। तो 31 नंबर प्रश्न क्या है बच्चों, तो 31 नंबर प्रश्न है आपको विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र। 31 नंबर का हो जाएगा बी, है ना, बी हो जाएगा CaOCl2। चलिए तो 32 नंबर प्रश्न देखते हैं हम लोग। 32 नंबर, तो 32 नंबर में क्या कहता है आपको, तो 32 नंबर में कहता है आपको क्या, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहा जाता है। 32 नंबर का हो जाएगा बच्चों, तो 32 का हो जाएगा आपको अभिकारक। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहा जाता है अभिकारक। ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं 33 नंबर प्रश्न क्या हो जाएगा। तो 33 नंबर प्रश्न हो जाएगा आपको टूथपेस्ट होता है, तो टूथपेस्ट का नेचर क्या होता है, तो वो आपका क्षारीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, क्षारीय हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न देखते हैं।
34 नंबर प्रश्न देखते हैं। 34 नंबर में कहता है निम्नलिखित में कौन कार्बोक्सिलिक समूह है। 34 नंबर का हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन कार्बोक्सिलिक समूह है, तो हो जाएगा आपको कीटोन। क्या हो जाएगा बच्चों, कीटोन, यानी 34 का हो जाएगा बी सही आंसर। ठीक है, 35 नंबर का देखते हैं। तो 35 नंबर का हो जाएगा बच्चों, तो 35 में कहता है निम्नलिखित में किसके कारण अम्ल वर्षा होती है, तो 35 का हो जाएगा आपको सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि सी हो जाएगा। ठीक है, 36 नंबर में देखते हैं निकेल की परमाणु संख्या होती है, निकेल की होती है 28, तो निकेल की कितनी हो जाएगी, 36 नंबर का हो जाएगा बी। ठीक है, 37 नंबर देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। तो एक जांच परख नली में लिए गए विलयन में एक लोहे की कील को डुबाया गया। आधे घंटे के बाद ये देखा गया कि विलयन का रंग परिवर्तित हो चुका है। उस जांच परख नली में है ना, उस जांच परख नली में क्या है आपको, तो उस जांच परख नली में जो है आपको कॉपर सल्फेट है ना, कॉपर सल्फेट है, यानी कि वहाँ पे क्या हो जाएगा इसका आंसर, कॉपर सल्फेट, बी हो जाएगा इसका। ठीक है, बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 38 नंबर। तो 38 नंबर का कहना है कि एथेनॉल को सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड के साथ गर्म करने पर निम्नांकित में कौन सी गैस बनती है, तो 38 का हो जाएगा C2H2 है ना, C2H2 बनती है, यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं क्या, तो इसको C2H2 को बोलते हैं हम लोग इथाइन है ना, इसको क्या बोलते हैं, इथाइन बोलते हैं। C2H2 को क्या बोलते हैं, इथाइन बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं क्या है। 39 नंबर प्रश्न क्या कहता है। 39 नंबर प्रश्न कहता है आपको कि हीरा निम्नांकित में से किस तत्व का अपरूप है, तो हीरा है आपका कार्बन का अपरूप। बच्चों किसका अपरूप है, कार्बन का अपरूप है, यानी कि 39 का हो जाएगा डी। चलिए 40 नंबर प्रश्न में चलते हैं। तो कहता है कि 1 ग्राम सोने से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है, तो 40 का आंसर हो जाएगा बच्चों आपका, तो 40 का हो जाएगा बच्चों आपका आंसर कि एक ग्राम सोने से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है, इसका सही आंसर हो जाएगा 2 किलोमीटर का। कितना का, 2 किलोमीटर का। ठीक है, 41 नंबर प्रश्न देखिए। तो 41 नंबर प्रश्न कहता है निम्नांकित यौगिकों में कौन जल में विलय है, तो निम्नांकित यौगिकों में कौन जल में विलय है, तो 41 नंबर का हो जाएगा आपको ग्लूकोज। 41 नंबर का क्या हो जाएगा बच्चों, तो ग्लूकोज। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 42 नंबर क्वेश्चन कहता है आपको कि निम्नांकित में कौन अम्लगम है, निम्नांकित में कौन अम्लगम है, तो 42 नंबर का हो जाएगा NaHG हो जाएगा आपका। तो निम्नांकित में कौन अम्लगम है, तो NaHG हो जाएगा। चलिए 43 नंबर का हम लोग देखते हैं। 43 नंबर का हो जाएगा आपको, 43 नंबर में कहता है एथिलीन का IUPAC नाम है, एथिलीन का IUPAC नाम है, तो एथिलीन का IUPAC नाम क्या हो जाएगा आपको, तो एथीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, तो एथीन हो जाएगा। एथिलीन का क्या हो जाएगा, एथीन हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। 44 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। तो 44 नंबर प्रश्न में कहता है आपको कि ब्यूटेनॉन का अणुसूत्र C4H8O है, इसका क्रियाशील समूह, तो इसका क्रियाशील समूह हो जाएगा 44 नंबर का आपका कीटोनिक। क्या हो जाएगा बच्चों, तो कीटोनिक हो जाएगा, यानी बी हो जाएगा। ठीक है, 45 नंबर प्रश्न देखते हैं। तो 45 नंबर प्रश्न में कहता है आपको, 45 नंबर प्रश्न में कहता है एल्काइन में 2 कार्बन परमाणुओं के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। एल्काइन है तो 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 कार्बन परमाणुओं के बीच कितना हो जाएगा बच्चों, 3 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो 46 नंबर क्वेश्चन में कहता है सिनेबार किस धातु का अयस्क है, सिनेबार जो है किस धातु का अयस्क है, तो ये हो जाएगा आपका मरकरी का, यानी कि Hg। तो 46 का हो गया आपको बच्चों डी। ठीक है, 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 47 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपको, तो 47 का हो जाएगा बच्चों, क्या कहता है क्वेश्चन, सल्फाइड अयस्क का संदर्भ निम्नांकित में किस विधि द्वारा होता है, तो 47 का आंसर हो जाएगा आपको फेन उत्प्लावन विधि द्वारा, यानी कि डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 48 नंबर प्रश्न का आंसर देखते हैं हम लोग। 48 नंबर प्रश्न का आंसर देखते हैं,
जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? तो 48 का हो जाएगा बच्चों हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन गैस जो है मुक्त होती है कैथोड पर। ठीक है, 49 नंबर क्वेश्चन में कहता है निम्नांकित में कौन सा तत्व सबसे अधिक अधात्विक गुण वाला है? तो अब इसमें आपको क्लोरीन है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, सल्फर है। तो 49 का हो जाएगा बच्चों क्लोरीन। 49 का क्या हो जाएगा बच्चों? क्लोरीन। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 50 नंबर क्वेश्चन कहता है कि नीलाथ होता है, यानी तुतिया का रासायनिक सूत्र होता है। तो 50 नंबर का आंसर हो जाएगा बच्चों आपका तुतिया का क्या होता है सूत्र? तो तुतिया का सूत्र हो जाता है कॉपर सल्फेट इंटू 5H2, यानी कि बी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा 50 का आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं 51 नंबर प्रश्न की ओर। तो 51 नंबर में क्या कहता है? तो 51 नंबर में कहता है कि प्रदूषण मुक्त ऊर्जा स्रोत है, प्रदूषण मुक्त ऊर्जा स्रोत है ना। 51 नंबर में कहता है प्रदूषण मुक्त ऊर्जा स्रोत है। तो आपका पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, यानी कि ये तीनों में जो है किसी प्रकार का कोई प्रदूषण नहीं होता है, इसलिए इसका आंसर चारों हो जाएगा, यानी डी हो जाएगा इनमें सभी। ठीक है, 52 नंबर क्वेश्चन देखिए। तो 52 नंबर में कहता है निम्नांकित में किस हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन परमाणु के बीच 3 बंधन होता है? तो 52 में हो जाएगा आपका C3H4 में, C3H4 में, C3H4 में। ठीक है, यानी कि प्रोपाइन में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 53 नंबर। 53 नंबर प्रश्न में क्या है? तो निम्नांकित में कौन सा यौगिक एरोमेटिक यौगिक है? तो एरोमेटिक कौन सा होता है बच्चों? तो बेंजीन होता है एरोमेटिक। तो 53 का हो गया डी। चलिए तो अब 54 की ओर हम लोग प्रस्थान करते हैं। तो 54 में हो जाएगा उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण साबुन होते हैं। 54 का क्या हो जाएगा बच्चों? तो 54 का हो जाएगा आपको, तो 54 का हो जाएगा आपको बी। 54 का कितना हो जाएगा? बी। तो क्या क्वेश्चन में बोला था? उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण क्या होते हैं? बी होते हैं, साबुन होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 55 नंबर में कहता है आपको, 55 नंबर में कहता है एक कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है 2n²। कितना होगा? 2n², ये यानी कि 55 का हो जाएगा आपको सी। तो एक कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होगी? तो 2n² होगी। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 56 नंबर क्वेश्चन कहता है आपको कि साइटोन का आकार होता है, साइटोन का आकार होता है, साइटोन का आकार होता है, साइटोन का आकार होता है ताराकार। कैसा होता है? तारा जैसा होता है साइटोन, है ना। ये जो आपका तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन का जो साइटोन होता है वो तारा जैसा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 57 नंबर प्रश्न में कहता है, 57 नंबर प्रश्न में कहता है आपको कि निम्नांकित में कौन एक पादप हार्मोन नहीं है? कौन एक पादप हार्मोन नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका ऑक्सीटोसिन। क्या हो जाएगा आपका? ऑक्सीटोसिन। क्या हो जाएगा आपका? ऑक्सीटोसिन पादप हार्मोन नहीं है। तो कहता है इसमें कहा है कि निम्नांकित में कौन एक पादप हार्मोन नहीं है? तो आंसर हो जाएगा इसका ऑक्सीटोसिन। ठीक है, अगला है 58 नंबर प्रश्न, यूरिया रक्त में कहाँ प्रवेश करता है? 58 नंबर प्रश्न है यूरिया रक्त में कहाँ प्रवेश करता है? तो बच्चों यूरिया रक्त में कहाँ प्रवेश करता है? तो यकृत में। ठीक है, कहाँ? तो यकृत में। अगला क्वेश्चन देखते हैं 59 नंबर क्या कहता है। तो 59 नंबर प्रश्न कहता है आपको कि निम्नलिखित में कौन किसी पारिस्थितिक तंत्र का एक जैव घटक हो सकता है ना। तो 59 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा कवक। क्या हो जाएगा आपको? कवक हो जाएगा। चलिए 60 नंबर प्रश्न देखते हैं। तो 60 नंबर प्रश्न में कहता है आपको बच्चों कि नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से बनता है, क्या बनता है बच्चों? तो जाइगोट बनता है। क्या बनता है? जाइगोट बनता है। क्या बनता है? जाइगोट बनता है। चलिए अगला प्रश्न 61 नंबर का 61 नंबर का प्रश्न कहता है आपको, 61 नंबर का प्रश्न कहता है कि पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं, है ना। कहाँ पे? तो कोशिकीय रिक्तिकाओं में, पत्तियों में, छाल में, इनमें सभी हो जाएगा। चलिए 62 नंबर में कहता है सामान्य अनुशीथिलन रक्त दाब होता है। तो 62 का हो जाएगा 80 mm। कितना होता है बच्चों? 80 mm। ठीक है, चलिए 63 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 63 नंबर, तो मनुष्य बिल्ली तथा चमगादड़ के अग्रपाद है, क्या होते हैं? तो आपका समजात अंग हो जाएगा इसका। मनुष्य, बिल्ली तथा चमगादड़ के जो आगे वाला जो पाद होता है यानी पैर होता है वो समजात अंग होता है। चलिए 64 नंबर प्रश्न देखते हैं। तो 64 नंबर में कहता है, 64 नंबर प्रश्न में कहता है कि पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है, पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है, पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है ना। तो भोजन संवहन के लिए, किसके लिए? भोजन संवहन के लिए। ठीक है, 65 नंबर प्रश्न देखते हैं।
तो 65 नंबर प्रश्न में कहता है एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं। एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं। तो एक वयस्क मनुष्य के 32 दांत होते हैं। कितने दांत होते हैं। तो 32 दांत होते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न 66 नंबर, एंड्रोजन क्या है। तो एंड्रोजन क्या है बच्चों। तो एंड्रोजन आपका नर लिंग हार्मोन है। क्या बच्चों। तो नर लिंग हार्मोन है। एंड्रोजन क्या है बच्चों। तो नर लिंग हार्मोन है। चलिए 67 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तो 67 नंबर प्रश्न में क्या हो जाएगा, न्यूरॉन का वह हिस्सा जहां जानकारी हासिल की जाती है क्या कहलाता है। न्यूरॉन का वह हिस्सा जहां जानकारी हासिल की जाती है क्या कहलाती है। डेंड्राइट कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों। तो डेंड्राइट कहलाती है। न्यूरॉन का वह हिस्सा जहां जानकारी हासिल की जाती है उसको डेंड्राइट कहते हैं। 68 नंबर प्रश्न देखिए। तो 68 नंबर प्रश्न का हो जाएगा आपका सही आंसर, आनुवंशिकता का सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया। आनुवंशिकता का सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया। तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने। किसने किया था। ग्रेगर जॉन मेंडल ने। ठीक है। उसके बाद 69 नंबर प्रश्न देखिए। 69 नंबर प्रश्न में कहता है प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया निर्भर करती है जल पर, सूर्य की रोशनी पर, क्लोरोफिल पर, सब पर। यानी कि 69 का हो जाएगा डी। 69 का क्या हो जाएगा बच्चों। तो डी हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न यानी 70 नंबर प्रश्न कहता है आपको कि गुर्दे में उत्पादित मूत्र मूत्राशय में जाता है। ठीक है। तो मूत्रवाहिनी से। कहाँ से जाता है। मूत्रवाहिनी से जाता है। चलिए 71 नंबर प्रश्न देखते हैं। तो 71 नंबर प्रश्न में हो जाएगा आपको रक्त क्या है। तो रक्त क्या है। तो 71 नंबर प्रश्न में हो जाएगा आपको कि रक्त क्या है। तो रक्त आपका उत्तक है। रक्त क्या है बच्चों। तो रक्त क्या आपको उत्तक है। चलिए 72 नंबर प्रश्न कहता है फूल में नर प्रजनन अंग है। क्या हो जाएगा। फूल में नर प्रजनन अंग है तो हो जाएगा पुंकेसर। क्या हो जाएगा बच्चों। पुंकेसर। चलिए 73 नंबर प्रश्न देखते हैं। 73 नंबर प्रश्न में हो जाएगा द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज इनके द्वारा लिखा गया है। तो 73 नंबर चार्ल्स डार्विन। किसके द्वारा। चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखा गया है। 74 नंबर प्रश्न देखिए मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग छोटी आंत होता है। क्या होता है बच्चों। तो छोटी आंत होता है। सबसे लंबा भाग क्या होता है। छोटी आंत होता है। सबसे लंबा भाग क्या होता है बच्चों। छोटी आंत होता है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं 75 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो निम्न में से कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो 75 का आंसर हो जाएगा आपको शुक्रवाहिका। क्या हो जाएगा आपको। शुक्रवाहिका। क्या हो जाएगा बच्चों आपको। तो शुक्रवाहिका। क्या हो जाएगा। शुक्रवाहिका। ठीक है। अच्छा तो उसके बाद 76 नंबर प्रश्न देखते हैं हम लोग। 76 नंबर प्रश्न कहता है आपको किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है। 76 नंबर में कहता है किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है। तो मक्खी में नहीं होता है। किस में नहीं होता है। मक्खी में नहीं होता है। चलिए 77 नंबर देखते हैं। तो 77 नंबर का जो है हम लोग का सही आंसर हो जाएगा मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि कितनी होती है। तो 77 का आंसर हो जाएगा 12 से 20 दिन। 12 से 20 दिन। 78 नंबर देखते हैं। तो 78 नंबर में क्या हो जाएगा प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया किनके द्वारा लिखी गई थी। प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया किनके द्वारा लिखी गई थी। तो माइक्रोग्राफिया किसके द्वारा लिखी गई थी। तो ये हो जाएगा आपका रॉबर्ट हुक के द्वारा। किसके द्वारा। तो रॉबर्ट हुक के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है। तो 79 नंबर का आंसर देखेंगे। 79 नंबर का हो जाएगा पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है। तो 79 का हो जाएगा कोशिका विज्ञान। क्या कहलाता है। कोशिका विज्ञान कहलाता है। यानी कि ए नंबर हो जाएगा। चलिए 80 नंबर का हम लोग देख लेते हैं आखिरी। तो 80 का हो जाएगा बच्चों पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है। तो आपका स्टार्च के रूप में जमा होता है। पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है। स्टार्च के रूप में जमा होता है। ठीक है। किस रूप में जमा होता है। तो स्टार्च के रूप में जमा होता है। तो ये था हम लोगों का टोटल 80 प्रश्नों का है ना, उसका सही करेक्ट आंसर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव जो है टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।